हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? पढ़ाई सभी की ठीक से चल रही है? उम्मीद है सारे बच्चे ऑनलाइन अच्छे से पढ़ रहे हों। आज बेटा हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में ही नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे और आज का हमारा टॉपिक है रेडियोधर्मिता। रेडियोधर्मिता बढ़िया चैप्टर, वेरी सिंपल और एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों जानते हैं रेडियोधर्मिता में हम लोग सबसे पहले रेडियो एक्टिविता क्या होती है। पहला मेरा टॉपिक है रेडियो एक्टिविता। पहला टॉपिक है हमारा रेडियो एक्टिविता क्या है। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। एक साइंटिस्ट आए बेकुरल। बेकुरल ने ये खोजा, ये देखा कि प्रकृति में बेटा बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनसे स्वतः कुछ अदृश्य प्रकार की किरणें निकलती रहती हैं, कुछ नॉन विजिबल रेज निकलती रहती हैं जो दिखती नहीं, लेकिन फोटोग्राफिक प्लेट को वो प्रभावित करती है, फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्टेड करती है। ठीक, अर्थात उन्हें काला कर देती है, ब्लैक कर देती है। फोटोग्राफिक प्लेट जानते हैं आप लोग? फोटोग्राफिक प्लेट माने जैसे कैमरे में पहले रील पड़ती थी, एक्सरे फिल्म, इनको हम लोग फिजिक्स की भाषा में फोटोग्राफिक प्लेट कहते हैं। ये फोटोग्राफिक प्लेट को काला करती हैं, ब्लैक करती हैं। बेकुरल ने इन किरणों को, इन अदृश्य किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें कहा। क्लियर? क्या कहा? रेडियो एक्टिव किरणें। और इस घटना को, इस फिनोमेना को रेडियो एक्टिविता कहा। रेडियो एक्टिविता कहा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर वो अदृश्य किरणें कौन सी थी? कौन सी अदृश्य किरणें थी जो इन पदार्थों से निकल रही थी, बाहर आ रही थी? तो वे थे अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणें। इनमें दो कण थे, अल्फा और बीटा, दे आर द पार्टिकल, और गामा किरणें थी जो इन पदार्थों से उत्सर्जित हो रही थी। इन पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा गया। क्या कहा गया? रेडियो एक्टिव पदार्थ, जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, बहुत सारे। इसके बाद जब रेडियो एक्टिव पदार्थों के बारे में बेकुरल ने बात बताई, तो बेकुरल ने इन किरणों को अपने नाम पर बेकुरल किरणें भी कहा। उन्होंने कहा इन्हें हम बेकुरल किरणों के नाम से भी जानते हैं, बेकुरल किरणें भी इनको हम कहते हैं। ओके। जब बेटा सबसे पहला कृत्रिम रेडियो एक्टिव पदार्थ, फर्स्ट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिस्कवर्ड बाय मैडम क्यूरी एंड पियरे क्यूरी। बेकुरल के बाद दो वैज्ञानिक आए, एक मैडम क्यूरी और एक पियरे क्यूरी। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने सबसे पहले एक पदार्थ था पिथब्लेंडी, एक प्रकार का तारकोल होता है, डामर, जिससे सड़कें बनाई जाती हैं। पिथब्लेंडी से सबसे पहले मैडम क्यूरी और पियरे अर्थात क्यूरी दंपति, हस्बैंड वाइफ से दो वैज्ञानिक, इन्होंने सबसे पहला कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम खोजा। ध्यान रखिएगा, पहला कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व जो मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी के द्वारा खोजा गया वो रेडियम था। चलिए, इसीलिए जो रेडियो एक्टिविता की खोज की पूरा जो श्रेय है वो मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी को जाता है।
इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो रेडियो एक्टिविटी की अगर बात है खोज किसने की, तो हम लोग मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी का नाम लेते हैं। इन्होंने ही रेडियो एक्टिविटी की खोज की। कन्फर्म है सबको? कोई डाउट? अब जो बेटा रेडियो एक्टिव पदार्थ से जब ये पार्टिकल निकलते हैं, तो यहां पर मुझे विशेष ध्यान देना है कि किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा, बीटा, गामा का एक साथ उत्सर्जन कभी नहीं होता। ये गलती मत करिएगा। कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ एक बार में एक ही कण का उत्सर्जन करेगा। अगर अल्फा का करेगा तो उस क्षण बीटा का नहीं करेगा, अगर बीटा का करेगा तो उस क्षण अल्फा का नहीं करेगा। लेकिन गामा किरणों का उत्सर्जन अल्फा के साथ भी हो सकता है और बीटा के साथ भी हो सकता है। यानी गामा किरणें अल्फा के साथ भी निकल सकती हैं और बीटा के साथ भी निकल सकती हैं। चलिए, लेकिन अल्फा और बीटा दोनों एक कण से एक साथ इमिट नहीं हो सकते। ये विशेष नोट है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ध्यान रखिए। क्लियर है बच्चों सभी को? अब ये जो अल्फा बीटा कण निकले, इनकी प्रॉपर्टीज में हम कंपैरिजन करेंगे, इनके गुणों में हम तुलना करेंगे। अल्फा के क्या गुण हैं, उसकी तुलना में बीटा के क्या गुण हैं, और उसकी तुलना में गामा के क्या गुण हैं। तो आइए देखें अल्फा, बीटा और गामा किरणों के गुणों की तुलना। एक कॉलम में हमने प्रॉपर्टीज को लिख रखा है, दूसरे में अल्फा पार्टिकल की, फिर बीटा पार्टिकल की और फिर गामा किरणों की। सबसे पहले बेटा प्रकृति देखेंगे, नेचर। अल्फा कण जो होते हैं ये हीलियम के नाभिक होते हैं। क्या होते हैं? हीलियम के नाभिक। जब किसी हीलियम परमाणु से 2He4 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो ये बन जाता है 2He4 डबल प्लस। इसको हम कहते हैं हीलियम नाभिक, या इसी को कहते हैं हीलियम आयन। और हीलियम का जो नाभिक होता है ये कहलाता है हीलियम नाभिक। और इसी हीलियम नाभिक को ही हम अल्फा का कहते हैं, और इस पर 2 इकाई धन आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, राइट। बीटा कण क्या होते हैं? ये तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बहुत तेज वेग से गतिमान होते हैं, उन्हीं को हम बीटा का कहते हैं, बीटा पार्टिकल कहते हैं। और गामा किरणें बेटा विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, अर्थात ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल। अल्फा कणों पे आवेश प्लस का 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, बीटा पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, और गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं होता है, शून्य आवेश होता है। विराम द्रव्यमान रेस्ट मास अल्फा कण का 6.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है, बीटा का 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है, और गामा किरणों का जो विराम द्रव्यमान है वो शून्य होता है, 0 होता है। ध्यान रखना, विराम द्रव्यमान शून्य होता है, ना कि गतिक द्रव्यमान। गतिक द्रव्यमान इनका होता है hν/c²। क्लियर? वेग इनका 1.4 इंटू 10⁻7 से 2.2 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड तक होता है। इनका वेग प्रकाश के वेग के 1% से लेकर 99% तक होता है, और इनका एग्जैक्टली प्रकाश के वेग के बराबर होता है, यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। आयनीकरण क्षमता बीटा से 100 गुनी ज्यादा इनकी आयनीकरण की क्षमता होती है, इनकी गामा से 100 गुनी ज्यादा होती है, और इनकी सबसे कम होती है। आयनीकरण क्षमता विद्युत चुंबकीय तरंगों की सबसे कम है। वेधन क्षमता पेनिट्रेटिंग पावर इनकी सबसे कम होती है, अल्फा से 100 गुनी ज्यादा होती है, और बीटा से 100 गुनी ज्यादा होती है। यानी जो वेधन क्षमता है, पेनिट्रेटिंग पावर है, वो गामा किरणों की सबसे ज्यादा होती है, और आयनीकरण क्षमता इनकी सबसे कम होती है।
तो अल्फा कण, बीटा कण एंड गामा के प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन सभी बच्चों को समझ में आया। सारे बच्चे इसको नोट करेंगे। नोट हो गया बेटा सभी बच्चों का। तो अल्फा, बीटा, गामा किरणों के गुणों की कंपैरिजन सबको समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग जानेंगे रेडियो एक्टिव क्षय। रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव क्षय, रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव क्षय बेटा क्या होता है? कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनसे जब अल्फा, बीटा और गामा का उत्सर्जन होता है तो इनके परमाणु भार और परमाणु क्रमांक बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं और साथ में एक नए तत्व की उत्पत्ति हो जाती है। यही घटना रेडियो एक्टिव क्षय कहलाती है, रेडियो एक्टिव डीके कहलाती है। बात समझते हैं? तो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनसे अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन के फलस्वरूप जो मूल तत्व है वो किसी दूसरे तत्व में परिवर्तित हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, दूसरे तत्व के नाभिक में बदल जाता है। यही घटना रेडियो एक्टिव क्षय कहलाती है, रेडियो एक्टिव डीके कहलाती है। जैसे मान लीजिए हमारा 92 यूरेनियम 238 है, इससे एक अल्फा पार्टिकल निकल जाता है 2He4। जब 92 यूरेनियम 238 से एक अल्फा कण निकलता है तो बनता है 90 थोरियम 234। एक अल्फा कण के निकल जाने से इससे जब एक अल्फा पार्ट के लिए 2He4 निकल गया तो नए तत्व के परमाणु क्रमांक में 2 की और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। यानी 92 से घटकर 90 हो जाता है और ये 238 से घटकर 234 हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूरेनियम। ये क्या कह रहा है? अल्फा का। और ये क्या कह रहा है? थोरियम। अब अगर 90 थोरियम 234 से एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है -1 बीटा 0, इसको हम लोग कहते हैं बीटा, और ये हो गया थोरियम। तो जो नया तत्व बनेगा उसके परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो ये 90 थोरियम 234 था, ये हो जाएगा 91 पीए 234। पीए को हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टेनियम। ये प्रोटेक्टेनियम बन जाता है। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, और जब एक बीटा पार्टिकल निकलेगा तो साथ में एक और पार्टिकल निकलता है न्यू बार, इसको हम लोग कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो बीटा के साथ इसका इमिशन सदैव होगा, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से देखिए, किसी मूल तत्व का के नाभिक का किसी अन्य तत्वों के नाभिकों में डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, यानी मूल पदार्थ का क्षय हो रहा है और एक नए तत्व का निर्माण हो रहा है।
तो 92 238 से जब अल्फा का एमिशन हुआ तो 90 थोरियम 234 बन गया, और 90 थोरियम 234 से जब एक बीटा कण का उत्सर्जन हुआ तो 91 प्रोटैक्टेनियम 234 बन गया, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल भी निकलेगा। हमेशा ध्यान रखना बीटा के साथ ही निकलेगा। चलिए समझ में आया सबको बेटा? कोई दिक्कत किसी को? रेडियो एक्टिव क्षय क्या होता है सबको पता चला? नोट करो। नोट हो गया बेटा सबका? तो रेडियो एक्टिव क्षय क्या है सबको समझ में आ गया। अब हम लोग जानेंगे रेडियो एक्टिव क्षय संबंधी रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम। रेडियो एक्टिव क्षय संबंधी रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम। इंपॉर्टेंट टॉपिक। रदरफोर्ड और सोडी ने क्या बताया कि जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय होता है तो किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर उस क्षण उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी अगर किसी भी पदार्थ का लगातार रेडियो एक्टिव क्षय हो रहा है, डिके चल रहा है, तो उसके जो क्षय होने की दर है वो उस क्षण उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मान लीजिए किसी भी क्षण जिस समय डिके चल रहा था उस समय परमाणु कितने थे? n। ये ध्यान रखना ये प्रारंभिक संख्या नहीं है, ये जिस समय डिके हो रहा था ये उस समय की संख्या है। चलिए इस समय कितना था? t। यानी जिस समय डिसइंटीग्रेशन चल रहा था तो किसी क्षण t पर परमाणुओं की संख्या कितनी थी? n। और जब समय t से बढ़कर t प्लस dt हो गई, t प्लस dt हो गई, तो बेटा ये संख्या घटकर n माइनस dn रह जाती है, यानी रिड्यूस हो। तो रदरफोर्ड और सोडी के नियम के अनुसार जो क्षय होने की दर है माइनस dn अपान dt, ये प्रोपोर्शनल उस क्षण उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होगी, यानी माइनस dn अपान dt बराबर कैपिटल N। जहां माइनस ये प्रदर्शित कर रहा है कि ये वृद्धि की दर नहीं है, क्षय होने की दर है। चलिए प्रोपोर्शन हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, तो dn अपान dt बराबर माइनस लैम्डा n। जहां पर लैम्डा एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्षय स्थिरांक। क्या कहते हैं बेटा इसको? क्षय स्थिरांक। कन्फर्म है? अगर हम इससे dn अपान n को नीचे ले आए तो dn अपान n बराबर हो जाएगा माइनस लैम्डा टी, लैम्डा dt। दोनों पक्षों में समाकलन कर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dn अपान n बराबर माइनस बाहर आ जाएगा, बल्कि भी आप माइनस लैम्डा
कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए तो इंटीग्रेशन डी। इंटीग्रेशन dn अपॉन n क्या होता है? log n बेस t बराबर माइनस लैम्डा, और dt का इंटीग्रेशन होता है t और प्लस एक समाकलन स्थिरांक जोड़ देंगे c। समीकरण नंबर इंटीग्रेशन करने के बाद समाकल स्थिरांक जोड़ते हैं। अब इस समाकल स्थिरांक का मान प्राप्त करें तो प्रारंभ में समाकल स्थिरांक का मान हमेशा ध्यान रखना प्रारंभिक स्थिति से ही प्राप्त हो, इनिशियल पोजीशन से ही प्राप्त हो। तो प्रारंभ में जब t बराबर कितना था 0, तो जो शेष परमाणुओं की संख्या थी वो प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या के बराबर हुई, यानी जब क्षय होना शुरू नहीं हुआ था, नहीं प्रारंभ हुआ था। तो ऐसी सिचुएशन में log n की जगह पर n0 बेस बराबर माइनस लैम्डा, t की जगह पर 0 रखेंगे प्लस c, तो बेटा c बराबर आ जाएगा log n0 बेस, ये तो 0 हो जाएगा, तो c का मान आ जाएगा log n0 बेस। c का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया। c का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखोगे तो बेटा क्या हो जाएगा? log n बेस t इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t प्लस c की जगह पर हो जाएगा log n0 बेस। इसको इधर ले आए तो log n बेस e माइनस log n0 बेस e बराबर माइनस लैम्डा t। ये log m माइनस log m बन जाएगा, log m अपान m। तो ये बेटा हो जाएगा log n बटे n0 बेस e बराबर माइनस लैम्डा t। ये सबको समझ में आ गया? log n माइनस log m। अब अगर यहां से लॉगरिथम घटाएंगे तो फंक्शन एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, चरघातांकी हो जाएगा, यानी n बटे n0 बराबर e की पावर माइनस लैम्डा t, या n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा t। क्लियर? तो ये आ गया, जब c का मान आपने यहां रखा तो log n बेस c बराबर माइनस लैम्डा t प्लस log n0 बेस c, या log n माइनस log n0 हो जाएगा, इसको लेफ्ट में ले आएंगे माइनस लैम्डा t, ये log m माइनस log n का सूत्र बन जाएगा log n बटे n0 बराबर माइनस लैम्डा t। तो n बटे n0 बराबर e की पावर माइनस लैम्डा t, लॉगरिथमिक फंक्शन चरघातांकी में बदल जाएगा, तो n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा t। इसका मतलब रेडियो एक्टिव क्षय जो होता है वो चरघातांकी रूप से होता है। चरघातांकी रूप का मतलब होता है कि प्रारंभ में जो डिके होता है वो बहुत तेज होता है, लेकिन इसके बाद फिर क्षय होने की दर धीरे 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 घटती है, और किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ को क्षय होने में, पूर्ण रूप से क्षय होने में अनंत समय लग जाता है, यानी बहुत ग्रेटर टाइम लग जाता है। n शेष परमाणुओं की संख्या, n0 प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या, लैम्डा क्षय स्थिरांक है, क्षय नियतांक है, और t क्षय होने का समय है। तो रेडियो एक्टिव क्षय संबंधी रदरफोर्ड और सोडी का क्या नियम है सबको समझ में है। उम्मीद है बेटा आज का ये वीडियो सभी बच्चों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। सारे बच्चे इसी प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल।